मौसम आ रहा है और तापमान हाई है। तापमान आखिर हाई क्यों हो रहा है और सदर में क्यों मचेगा गदर, हम आपको बताएंगे अभी खास बातचीत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बातचीत और मैं हूं आपके साथ परेश शर्मा। आज खास बातचीत में हम ये जानेंगे कि किस पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ रहा है पार्टी का और किसको सबसे ज्यादा डर है किससे। तो सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। जो सदर में गदर मचाने वाले हैं वो है प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी, सदर में गदर मचाने की आपने पूरी ठान रखी है, तो ऐसा सदर में गदर मचाने का हुआ क्यों? देखिए, अगर लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ गदर मचाने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो बहुत गलत बात है। मैं अगर ये चुनाव लड़ रहा हूँ तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जिस तरह से दोनों पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके जी, उनके जो मन की भावना है उसकी उपेक्षा करके अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। वो जो कार्यकर्ताओं की मनोभावनाओं का प्रकटीकरण है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उन दोनों पार्टियों में जो कार्यकर्ता है, मैं उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ रहा हूँ कि जिस तरह से एक कार्यकर्ता को मार दिया जाता है और सिर्फ परिवार के लोगों को टिकट दिया जाता है, मैं उस परिवारवाद के खिलाफ आज ये चुनाव लड़ रहा हूँ। इसलिए गदर नहीं, मैं इस चुनाव को सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की भावनाओं के प्रकटीकरण के रूप में इस चुनाव को लड़ रहा हूँ। प्रवीण जी, आप भाजपा में इतने जुझारू कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं, ना आपने दिन देखा ना रात देखा, आपने अपने सिर तक कई बार आपके सिर भी फट चुके थे, इसमें हम भी कई बार देखते थे, बावजूद उसका ये सिला मिला भाजपा की ओर से आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से मैंने कोई उपेक्षा नहीं रखी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हमेशा मान और सम्मान दिया और आज भी मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो चंद नेताओं से जो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को, आम जनता की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इस देश की प्रधानमंत्री की भावनाओं को भी नहीं समझ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस देश से परिवारवाद खत्म हो, देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, और वो सार्वजनिक रूप से 15 अगस्त को कह चुके हैं कि किसी भी तरह से मुझे इस देश से परिवारवाद को खत्म करना है, इस देश से मुझे भ्रष्टाचार को खत्म करना है। परंतु हो क्या रहा है, पार्टी के कुछ नेता शायद प्रधानमंत्री की भी बात को नहीं सुनना चाहते हैं। यही कारण है जब वो परिवारवाद को ही टिकट, परिवारवाद को सर्वोपरि मानकर टिकट दे रहे हैं, सिर्फ जीत को उस चीज़ का आधार मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत गलत बात है। आज मुझे प्रधानमंत्री जी की बात सुननी है, ना कि उन लोगों की बात सुननी है जो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जाकर इस तरह के काम कर रहे हैं। तो फिर ये परिवारवाद की बात उठी कहाँ से? क्योंकि कांग्रेस पर तो बड़े आरोप लगाते आए हैं कि साहबजादे हैं, रायजादे हैं और परिवारवाद चलता है, एक ही परिवार चल रहा है। यहाँ तो भाजपा में पूरा परिवारवाद ही है। हाँ, ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण है कि ठाकुर महेंद्र सिंह जी के बेटे को टिकट दे दिया जा रहा है, बलदेव शर्मा जी की पत्नी को टिकट दे दिया जा रहा है, नैयर जी की पत्नी को टिकट दे दिया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे तो दोनों ही पार्टियों ने, यहाँ ठाकुर कौल सिंह की बेटी को टिकट है और दूसरी तरफ जो है वो पंडित सुखराम जी के बेटे को टिकट है। तो ये जो परिवारवाद है ना, ये सच में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया हुआ है कि इस तरह से इतना बड़ा आप पूरे देश में इसके खिलाफ एक जनमानस है। हिमाचल प्रदेश में तो पूरी तरह से लोग इसके खिलाफ हैं, उसके बावजूद भी अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको अपने अंतर्मन में झांकने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। प्रवीण जी, परिवारवाद की बात हो रही है, आपके जिस पार्टी में आप थे, जिसके आपने इतना सींचा, उसी पार्टी ने परिवारवाद की बलि में आपको चढ़ा दिया। और दूसरा, अगर किसी को टिकट दिया है वो भी परिवारवाद का हिस्सा है, और वही शख्स, यानी मैं अनिल शर्मा की बात कर रही हूँ, अनिल शर्मा ने आरोप लगाए हैं कौल सिंह ठाकुर पर कि परिवारवाद, कांग्रेस पर कि कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। क्या अनिल शर्मा खुद भूल गए कि वो भी परिवारवाद का हिस्सा है? देखो, इस प्रश्न का बेटर आंसर तो अनिल शर्मा जी ही दे सकते हैं। परंतु जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, वहाँ वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पिछले 3.5 वर्षों में और उससे पहले जब वो कांग्रेस सरकार में थे,
वो कांग्रेस को कोसते रहे, मुख्यमंत्री वीरभद्र जी को, तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र जी को कोसते रहे कि कड़छी मेरे हाथ में नहीं है। अरे मंत्री बनने के बाद भी आप सिर्फ बहाने लगाते रहे। 5 साल तक आप लोगों ने मंडी के विकास को अवरुद्ध करके रख दिया। आप फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। एक बार तो झूठ बोल के आपने ये कहा कि वहाँ मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आके मंडी का विकास करना चाहता हूँ। 2 वर्ष तक मंत्री रहे, क्या किया मंडी के लिए? अपना वो एक भी कार्य इन 2 वर्षों में तो बता नहीं सकते। बीजेपी ने उनको बाहर जाने के लिए नहीं कहा था, उनके पुत्र ने विद्रोह किया। उस विद्रोह के बाद की वजह से उनको मंत्री पद खोना पड़ा। गलती भारतीय जनता पार्टी की, उनकी अपनी गलती थी। उसके बाद वो अगले 3.5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को गाली देते रहे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि 1963 से लेके यही परिवार आज तक इस मंडी की राजनीति में है। इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इनके लिए राजनीति धंधा बन चुकी है, बिजनेस बन चुकी है, और इनको सिर्फ अपने रोजगार की चिंता है, चाहे वो उनको कांग्रेस में मिले, चाहे इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में मिले। इनको अपने और अपने बेटे की रोजगार की चिंता है, जबकि वास्तविकता ये है कि मंडी का युवा जो है सड़कों के ऊपर है। टेस्ट पास कर चुके युवा को आंदोलन करना पड़ रहा है, परंतु इनको उनकी चिंता नहीं है। अगर लड़ते, इस बात के लिए लड़ते कि मंडी के युवा के लिए मैं अपनी मंत्री पद को त्याग कर रहा हूं, तो मैं आज उनके साथ खड़ा होता। अगर वो इस बात के लिए लड़ते कि मैं मंडी के विकास के लिए अपने पद का त्याग कर रहा हूं, तो मैं उनके साथ खड़ा होता। अगर वो इस बात के लिए लड़ते कि मैं मंडी के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूं, तो मैं उनके साथ होता। परंतु वो लड़े किस लिए? वो लड़े अपने परिवार के अहंकार के लिए, वो लड़े अपने बेटे के रोजगार के लिए, वो लड़े तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, मंडी के लिए नहीं लड़े। आप किसके लिए लड़ रहे हो? मुझे तो, मैं कह रहा हूं, मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है मंडी की जनता की भावनाओं का प्रकटीकरण हूं मैं, प्रवीण शर्मा। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट अप्लाई, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये नहीं कह सकता कि प्रवीण शर्मा ने मंडी से टिकट के लिए अप्लाई किया था। मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया ही नहीं था। मुझे भी पता था कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में शायद चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो चाहता था, मैंने तो जेपी नड्डा जी को इवन चिट्ठी में लिखा कि जिस मर्जी को टिकट देना है आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए। परंतु हुआ क्या? आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिस व्यक्ति ने 3.5 वर्षों तक बीजेपी को गालियां दी, प्रधानमंत्री जी को कटाक्ष किया, मुख्यमंत्री जी का अपमान किया, और सबसे बड़ी बात, जिस दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंच पे वो फिर से बैठे, सुबह ही गालियां दे के आए हुए थे जी। तो मैं जो लड़ रहा हूं, आज मंडी में क्या है? आज मंडी के लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो चंपा ठाकुर जी को टिकट देते हैं, 20 वर्षों से वो जिला परिषद में, क्या कर लिया मंडी के लिए? जिला परिषद रहते हुए वो वैसा कोई, जिला परिषद की तो चेयरमैन भी रही है वो, पर किया क्या? एक ही परिवार को हम लोग ढोते रहेंगे। वो हो गए पालकी में बैठने वाले लोग, और हम लोग हो गए कहार कि हम उनको सारी उम्र उठाते रहेंगे। हमारे बच्चे कब जाके पालकी में बैठेंगे? ये तो चाहते हैं कि इनके पूर्वजों के लिए हमारे बुजुर्गों ने नारे लगाए, उसके बाद जो है इनके लिए हम लोग नारे लगाएं, और उसके बाद इनके बच्चों के लिए हमारे बच्चे नारे लगाएं। और जो बच्चा सच में बेरोजगार होकर सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, उनकी इनकी चिंता नहीं है। तो आज मैं चुनाव लड़ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ उस युवा के लिए चुनाव लड़ रहा हूं जो आज बेरोजगार है, उस कर्मचारी के लिए चुनाव लड़ रहा हूं जिसको आज ओल्ड पेंशन नहीं मिल रही है। मैं उस हर व्यक्ति के साथ चुनाव लड़ रहा हूं जो अपने आप को इन नेताओं की वजह से ठगा फील कर रहा है। आज मैं अगर चुनाव लड़ रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। आरोप आपके ऊपर ये लग रहे हैं कि बीजेपी लगातार आपके संपर्क में है और आप कभी भी बहिष्कार कर सकते हैं, कहाँ तक सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार मेरे साथ संपर्क में हैं। वो चाहते हैं कि मैं चुनाव ना लड़ूं, पर मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर प्रवीण शर्मा व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ रहा होता तो आज अवश्य बैठ जाता, परंतु आज प्रवीण शर्मा चुनाव लड़ रहा है तो उन सब पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को ध्यान में रख के चुनाव लड़ रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, या किसी अन्य पार्टी में हो, जहां उनको दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ टिकट बेच दिए जाते हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में लाया जाता है जो राजनीति में रहने के लायक नहीं है। मैं किसी भी कीमत में नहीं बैठूंगा, चाहे मुझे 2 वोट पड़े, चाहे मुझे 200 वोट पड़े, चाहे मुझे 2000 वोट पड़े, चाहे मुझे 20,000 वोट पड़े।
मैं चुनाव में किसी भी कीमत पे नहीं बैठने वाला हूं, क्योंकि ये चुनाव व्यक्तिगत रूप से प्रवीण शर्मा नहीं लड़ रहा है। आज ये चुनाव मंडी की जनता लड़ रही है, मंडी का जनमानस इस चुनाव को लड़ रहा है। और तो मैं मंडी की जनता को किसी भी कीमत के ऊपर धोखा नहीं दे सकता हूं। ए पार्टी हो, उनकी फितरत में धोखा देना हो सकता है, बी पार्टी हो, उनकी फितरत में धोखा देना हो सकता है, सी पार्टी उनकी फितरत में धोखा देना हो सकता है, परंतु प्रवीण के जीवन में देना कभी था, न भविष्य में कभी धोखा दूंगा। मैंने अपने जीवन को सादगी के साथ जिया है, समर्पण के साथ जिया है, निष्ठा के साथ जिया है और सत्य के साथ जिया, और हमेशा मैं सत्य के साथ खड़ूंगा और अन्याय के खिलाफ खड़ूंगा। लाखों कार्यकर्ता भाजपा के, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या भाजपा की बात हो, दोनों ही फ्लैटेड मोड से आते हैं और टिकट दे जाते हैं। जो कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि आप भी एक कार्यकर्ता रहे हैं जी। आप तो उस पल से कार्यकर्ता रहे हैं जब अब पढ़ते ही थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या लाखों कार्यकर्ताओं की कोई दिल की मंशा को सुनने वाला नहीं होता पार्टी में? ये कुछ समय से शुरू हुआ है। न तो इस पार्टी के अंदर तो छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात को बहुत ध्यान से सुना जाता था, परंतु अब मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि नेताओं का अहंकार इस स्तर के ऊपर बढ़ चुका है। वो कार्यकर्ता को चिंटी समझ चुके हैं, वो कार्यकर्ताओं के महत्व को भूल चुके हैं। उनको कार्यकर्ताओं की याद सिर्फ चुनावों के समय आती है। चुनावों के समय कार्यकर्ताओं को गले लगाया जाता है, कार्यकर्ताओं को भगवान कहा जाता है, कार्यकर्ताओं को नर नारायण कहा जाता है, परंतु जिस दिन सत्ता में बैठ जाते हैं उस दिन सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर हवा में उड़ जाते हैं और सिर्फ उनको हेलीकॉप्टर नजर आता है, जमीन वो भूल चुके होते हैं। मुझे नहीं पता कांग्रेस में क्या हालत है, परंतु आज मैं भारतीय जनता पार्टी को देखता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात की पीड़ा होती है कि ये जो नेता हैं ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। आज सारे कार्यकर्ताओं को एक बार इकट्ठा कर लेंगे, उनके दम के ऊपर फिर से सत्ता ले लेंगे, अगले 5 वर्षों तक फिर से भूल जाएंगे। मैं तो कहना चाहता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं से यह आह्वान करता हूं कि ये लड़ाई आज हम सब लोगों की लड़ाई है। ये अकेली प्रवीण शर्मा की लड़ाई नहीं है, ये मंडी की लड़ाई नहीं है, ये हम सब लोगों की लड़ाई है। इन नेताओं के अहंकार को एक बार दबाने की आवश्यकता है ताकि ये कार्यकर्ताओं को कभी हल्के में न लें। बात चल रही है असली भाजपा और नकली भाजपा की। ये असली भाजपा और नकली भाजपा क्या है? पर मैम, असली और नकली भाजपा की तो लड़ाई ही नहीं है जी। लड़ाई तो ये है कि दो कांग्रेस की विचारधारा के लोग लड़ रहे हैं और एक तरफ से शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। यानी यही असली भाजपा और नकली भाजपा है। भाजपा एक ही है। असली भाजपा का कार्यकर्ता तो प्रवीण चुनाव लड़ रहा है। अनिल जी तो किसी भी दिन भाग के चले जाएंगे। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि जिस विचार के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, जिस शपथ के ऊपर हम लोग खड़े, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उनसे तो ये पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बनी कब थी, वो भी नहीं बता पाएंगे जी। उनको तो ये भी नहीं पता होगी कि हम किन निष्ठाओं के साथ इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनके लिए सत्ता है सिर्फ और सिर्फ। जिस दिन उनको, मैं आपको फिर कहता हूं, जिस दिन वो सत्ता से उनको लगा कि वो चुनाव हार गए, सबसे पहले शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गाली देंगे कि इनकी वजह से चुनाव हार गया। उनके लिए सत्ता सिर्फ और सिर्फ जो है सुख का साधन है। हम जैसे लोगों के लिए राजनीति पैशन है। यानी मान के चले फिर, क्योंकि हम पब्लिक में जब जा रहे हैं तो पब्लिक यही कह रही है कि असली भाजपा को हम वोट देंगे। असली भाजपा में तो फिर प्रवीण शर्मा है। अगर जनता इस तरह से सोचती है तो शायद ये मेरे 18 वर्षों के इस सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 18 वर्षों तक मैंने सामाजिक जीवन जिया है, लोगों के बीच रहा हूँ। अगर 1 या 2 दिनों के लिए ढूंढ करता तो शायद जनता 2 मिनट में समझ जाती। 18 वर्षों तक मैंने एक सामाजिक जीवन जिया है। इस सामाजिक जीवन की वजह से शायद आज मंडी की जनता मुझे मेरी ईमानदारी का ये 17-18 वर्ष रहे हैं, शायद इसकी वजह से मुझे मंडी की जनता जो है आज समर्थन दे रही है, सहयोग दे रही है, और मैं हमेशा और हमेशा मंडी की जनता का कृतार्थी रहूँगा। हमारे पास प्रवीण जी कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं। अभी जैसे लाइव आप देख रहे हैं तो लोगों के सवाल आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि जैसे प्रवीण शर्मा बैठे हैं पालमपुर से, क्या अब सदर से भी प्रवीण शर्मा बैठ रहे हैं? नहीं, मैं जिस भी ये आपके यहाँ जो सवाल आया है वो सदर से ही है।
और वो आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जी। अगर मुझे बैठना होता तो मैं खड़ा ही नहीं होता। अगर मेरे मन में 1% भी संशय होता तो मैं नॉमिनेशन ही नहीं भरता। अब जब मैंने नॉमिनेशन भर दिया है, या तो मुझे इस नॉमिनेशन से सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ टाल सकता है तो मृत्यु टाल सकती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और ताकत जो है मुझे इस चुनाव लड़ने से रोक सकती है। मैं एक चीज़ और आपसे यहाँ पर जानना चाहती हूँ। जिस तरह से आज लोग जानना चाहते हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अब जो परिवारवाद है वो ख़त्म करो, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? अगर आप, क्योंकि अभी पहले तो लोगों को आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं बार बार। अर्जुन सिंह पर दबाव डाला गया, वो बैठ गए चुपचाप से ज्वाली से। पालमपुर से प्रवीण शर्मा पर दबाव डाला गया, वो चुपचाप से बैठ गए। अब सदर से प्रवीण शर्मा के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो खबर है वो ये है कि आपको कल भी लगातार फ़ोन आते रहे और बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, हाईकमान से ही आपको कई कॉल्स आए हैं। तो ये कहाँ तक, क्या उनके दबाव आप सहन कर पाएंगे? देखिए, मैंने कहा दबाव तो निश्चित रूप से आ रहे हैं और भविष्य में 29 तारीख तक आएंगे ही आएंगे। पर सबसे बड़ी बात है, जब तक मंडी की जनता का समर्थन मेरे साथ है, ये क्या, इससे भी बड़े बड़े दबाव को मैं सहने का सक्षम हूँ, सह लूँगा। और रही बात, आपने दूसरा प्रश्न किया कि युवाओं के लिए क्या करना चाहता हूँ। जी। युवा सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं? रोजगार। भारतीय जनता पार्टी के 2012 के विजन डॉक्यूमेंट का मैं हिस्सा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के 2017 के विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा रहा हूँ। और किसी को भी अगर मेरे विजन के बारे में संशय है तो उन दोनों विजन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लीजिए। उन दोनों विजन डॉक्यूमेंट्स में मैंने इतने सारे, वो अलग बात है कि उन दोनों विजन डॉक्यूमेंट को अच्छे से उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अगर उन विजन डॉक्यूमेंट्स को अगर कोई व्यक्ति ध्यान से पढ़ लेगा तो मेरे विजन के प्रति किसी व्यक्ति के मन में संशय नहीं रहेगा। जी। वो एक प्रदेश स्तर के ऊपर विजन था, परंतु कंस्टिट्यूंसी स्तर के ऊपर भी मेरे लिए, युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सोच है, जो आने वाले दिनों के अंदर जो है 29 तारीख के बाद मैं युवाओं के समक्ष लेकर आने वाला हूँ कि किस तरह से अपने इस कंस्टिट्यूंसी के युवा के लिए मैं रोजगार के साधन खड़े करने वाला हूँ। जी। प्रवीण जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ। भाजपा से अनिल शर्मा का आपके साथ मुकाबला है और कांग्रेस से आपके साथ जो मुकाबला है वो है चंपा ठाकुर, और दोनों ही राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और इनके पास धन बल सब कुछ है, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? इनके पास धन बल है, मेरे पास जन बल है, और जिस व्यक्ति के पास जन बल होता है उसको धन बल की चिंता नहीं होती है। वो धन बल की चिंता करते रहे और मुझे जन बल मेरे साथ है। जन जब तक चाहेगा मुझे इस चुनाव से लड़ने से ये लोग रोक नहीं पाएंगे। आप विश्वास करिए, जब जनता खड़ी हो जाती है उस समय धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जानते हैं कि आपका सीधा सीधा मुकाबला, मैं जैसे बोल चुकी हूँ पहले, सीधा सीधा मुकाबला किससे है? बिल्कुल, एक गरीब व्यक्ति का एक कुबेर के साथ मुकाबला है, एक गरीब व्यक्ति का करोड़पति के साथ मुकाबला है। परंतु मैं फिर कहता हूँ, उनके पास ये सब संसाधन हो सकते हैं, परंतु मेरे पास मेरा आत्मविश्वास है, मेरे पास मेरी ईमानदारी है और मेरे पास मंडी की जनता का समर्थन है। जब तक ये तीनों चीज़ें मेरे साथ रहेंगी, मैं आप विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ, फिर चाहे ये तो धनपति है, सामने खुद कुबेर भी खड़े हो जाएंगे, तब भी वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। प्रवीण जी, एक छोटा सा मेरा आपसे अंतिम में ये सवाल है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आपको बिल्कुल अनदेखा किया, पार्टी ने अनदेखा किया, ऐसी क्या वजह नहीं? देखिए, राजनीति में कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज जैसे अनुराग ठाकुर रो रहे हैं अपने पिता के लिए, तो उसी का नतीजा आपको भुगतना पड़ा हो? ऐसा नहीं है। जयराम ठाकुर जी का मैं सर्वाधिक सम्मान करने वाले लोगों में से हूँ। मुझे टिकट मिला ना मिला, लेकिन पूछा तो है नहीं उन्होंने। नहीं, वो पूछे ना पूछे, नहीं पूछा तो है नहीं ना। मैं कहता हूँ उन्होंने एक भी बार ये नहीं पूछा कि मेरा प्रवीण शर्मा का है। 5 वर्षों तक शायद मैं सबसे ज्यादा इग्नोर्ड हुआ हूँ, परंतु आज भी मेरा जयराम ठाकुर जी के प्रति मन में कोई द्वेष नहीं है।
उनका मैं पहले भी सम्मान करता था, जितना सम्मान मैं तब करता था आज भी मैं उनका उतना ही सम्मान करता हूं। टिकट नहीं मिला अलग बात है, परंतु रही बात सम्मान करने की, तो शायद वो भी इस बात को भली भांति जानते हैं। जिस दिन वो अपने आंखें बंद करके अपने मन में इस बात को सोचेंगे, वो इस बात को अच्छे से स्वीकार करेंगे कि शायद जितना सम्मान प्रवीण शर्मा जो है उनका करता है, शायद कोई और व्यक्ति होगा। उनके एक बार कहने से मैंने पार्टी का टिकट छोड़ा है, एक बार कहने से मैंने पार्टी का टिकट छोड़ा है। परिस्थितियां भिन्न हो सकती है, आज नहीं तो कल व्यक्तिगत रूप से हम लोग कहीं ना कहीं अवश्य इकट्ठे रहेंगे। चलिए, आपने ये तो बता ही दिया कि व्यक्तिगत रूप से आप लोग अवश्य इकट्ठे रहेंगे, लेकिन एक मैं कौल सिंह ठाकुर जी आजकल एक बात बार बार बोलते हैं कि, और आरोप भी लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो लगता है आपको कि मुख्यमंत्री बनने लायक है? ठाकुर कौल सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं। जयराम ठाकुर जी तो उस जगह पहुंचे हुए जहां पहुंचने का किसी का सपना होता है। कौन किसके बारे में बोल रहा है? अब मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन तो अवश्य इस बात का उत्तर देता हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव लड़ रहा हूँ जहाँ ना एक मेरा प्रतिद्वंदी है ना दूसरा मेरा प्रतिद्वंदी है। जो आपस में एक दूसरे के लिए बोलते हैं वो बोलते रहें, इसके ऊपर मैं शायद ही टिप्पणी करना चाहूँगा। प्रवीण जी, एक छोटा सा मेरा सवाल है। अब अगर दोनों, मैंने जैसे पहले कहा, चंपा ठाकुर और अनिल शर्मा से आपका सीधा सीधा मुकाबला है, अगर लोग आपका समर्थन करते हैं, जीतकर आप आते हैं, तो किस दिशा की ओर आपकी राह होगी? देखिए, ये तो भविष्य के गर्म का प्रश्न है। 8 दिसंबर को क्या होने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें समय के अनुसार उसका निर्णय लिया जाता है। और समय किस तरह पर सबसे बड़ी बात है, आप मुझे इस जगह रख रहे हैं कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, परंतु जो भी उस समय का मांग होगी उस समय के, मैं ये नहीं कह सकता हूँ जिस तरह से झूठ बोलते रहे कि जनता के अनुसार निर्णय लिए जाए, जनता से ही व्यक्ति से भी प्रश्न नहीं पूछा। ये झूठ तो मैं कम से कम जनता के साथ नहीं ना बोल सकता हूँ कि मैं जनता से प्रश्न पूछूंगा। जनता ने मुझे समर्थन दिया है कि कैपेबल नेता अगर देगी तो कैपेबल नेता के रूप में देगी। जनता इस बात के लिए ऑथराइज्ड करेगी कि मैं उनके भी आपके ऊपर निर्णय ले सकूँ, परंतु मैं आश्वासन देता हूँ कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ मंडी की जनता के हितों को ध्यान में रख के लिया जाएगा। 29 तारीख को आप लड़ेंगे या वापस नाम लेंगे? निश्चित रूप से चुनाव लड़ने वाला। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रवीण शर्मा जिन्होंने आपके और हमारे सवालों का जवाब दिया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या प्रवीण शर्मा इस दबाव को, हम फिर कह रहे हैं, क्या प्रवीण शर्मा इस दबाव को झेल पाएंगे या फिर 29 तारीख तक या 29 तारीख के बाद आपके बीच में होंगे? ये देखना दिलचस्प रहेगा। नमस्कार।